हेलो स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों का एक सवाल होता है कि मनी सर, आपसे पढ़ के जो बच्चे एग्जाम में 95 प्लस नंबर लाते हैं सर, वो ट्वेल्थ किस तरह से स्टार्ट करते हैं। और आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता होगा बेटा जी कि सर ट्वेल्थ स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, जिससे एग्जाम जब हम लोग का हो ना फाइनल एग्जाम, तो ऐसा लगे ना भाई कि सारा का सारा क्वेश्चन हमको पहले से पता है। तो बेटा जी आज जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, 6-7 पॉइंट, और अंतिम वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट को अगर बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से समझिएगा और साल भर अगर फॉलो करिएगा तो आपका नंबर आएगा। मैं भी बोल रहा हूं ये बात, आपका नंबर आएगा। बशर्ते कि एक बात आपको समझना पड़ेगा कि वही हो गई ना कि हमें स्वर्ग भी जाना है और मरना भी नहीं है। तो ये कैसे संभव है? जीते जी तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, मतलब कि आपको नंबर भी लाना है बहुत ज्यादा और मेहनत भी नहीं करनी है, तब तो आपको दिक्कत होगा। तो मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और अभी मैं इसी वीडियो में कह रहा हूं कि अगर आप इस पे काम करते हैं ना, तो आप एग्जाम का जब आपका अंतिम समय आएगा, आप खुद कहिएगा कि हां सर सच में फायदा करता और ऐसे ही नंबर लाया जाता है। क्योंकि देखिए सारे बच्चे तो पढ़ते शुरू से हैं, लेकिन इसी में कुछ बच्चे टॉपर बन जाते, कुछ बच्चे नहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं तो झोल है बेटा, और झोल वही होता है प्रोसेस में कि किस तरह से स्टार्ट करें। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के लिए बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर एग्जाम तो मेरा फरवरी में होगा, मार्च में होगा, फरवरी में होगा, तो सर हमारे पास तो भरपूर समय नहीं भैया। आपके पास मुश्किल से 9 महीना होता है, अक्टूबर तक आपको सिलेबस खत्म करना होता है। क्योंकि इसमें देखिए ना, कभी फेस्टिवल आ गया, कभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आ गया, कभी सेंटअप एग्जाम आ गया, कभी फला चिला ढिमकाना, कभी तबियत खराब हो गया। तो मुश्किल से 12 महीना नहीं, मुश्किल से आपके पास बेटा जी 9 महीने सिर्फ रहते हैं। तो इसी के अनुसार ना आपको रणनीति तय करना पड़ेगा साल भर कि कैसे करके हम पढ़ें, कितने दिन में क्या खत्म करें। तो आज के इस वीडियो में मैं मनीष सर कंप्लीट इन्हीं सब बातों के बारे में बात करूंगा। बेटा जी ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको एक एक बातें समझ में आएगी। देखिए सबसे पहला ट्वेल्थ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा ब्रीज कोर्स, कि ब्रीज कोर्स करना बहुत जरूरी है। बच्चों को लगता है मनी सर ये ब्रीज कोर्स क्या है। देखिए सुनिए, होता क्या है ना कि बच्चे ट्वेल्थ तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और कई सारे शिक्षक भी स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ट्वेल्थ स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के पहले ना वो टॉपिक जो 11th का है, जो कि जरूरी है ट्वेल्थ समझने के लिए, उसे थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बेटा जी यूज तो आता है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट या कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगभग भूल जाते हैं 11th का वो टॉपिक। साल भर पढ़ने के बाद या तो कुछ बच्चे पढ़ते नहीं अच्छे से हैं, और जो पढ़े वो भूल जाते हैं। तो आपका रिवीजन जब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जब आप ट्वेल्थ स्टार्ट करते तो आपके लिए फायदा होता है। तो ब्रीज कोर्स क्या होता है ना, ब्रीज कोर्स वो टॉपिक होता है जो ट्वेल्थ के लिए जरूरी है। 11th का टॉपिक जो ट्वेल्थ पढ़ने के लिए जरूरी है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज कोर्स। तो जब भी किसी शिक्षक से ट्वेल्थ आप स्टार्ट करें, हमसे या किसी भी शिक्षक से, उनसे आप बोले कि सर आप पहले आप ब्रिज कोर्स करवा दीजिए या 11th का बेसिक करवा दीजिए जो ट्वेल्थ में पढ़ने के लिए जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि 11th का कौन कौन सा टॉपिक ट्वेल्थ में जरूरी होता है, तो आप कहिएगा ना, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। बस आप लिख देना मनीष सर ब्रिज कोर्स, कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिए मनीष सर ब्रिज कोर्स। जब आप इतना लिख दोगे ना, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये टॉपिक जो है अगर ये पढ़ लोगे बढ़िया से, तो आपका नैया ट्वेल्थ का बहुत बढ़िया से पार कर जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा जी ट्वेल्थ में तो सिर्फ ट्वेल्थ का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बात तो भी है कि टॉपर तो वही बनेगा जिसको ट्वेल्थ बढ़िया से समझ में आएगा, और बढ़िया से उसी को समझ में आएगा जिसका 11th का ब्रिज कोर्स पढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए ब्रिज कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा एक बात और बेटा जी, यहां देख लीजिए आप कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल स्टडी किंग के नाम से, टेलीग्राम पे, हम लोग का व्हाट्सएप चैनल भी स्टडी किंग के नाम से है ना। आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और ये हम लोग का नंबर है बेटा, ये देख लीजिए। आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और ये हम लोग का नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ना, तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक भेज देंगे, आप वहां ज्वाइन हो जाइएगा, और आप वहां ज्वाइन होकर स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे इसके बाद चले बेटा, तो अगले नंबर में देखिएगा दूसरा कि हम लोग का सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए सुनिए, मैं अन्य बोर्ड की तो बात नहीं करूंगा, जो दूसरे बोर्ड है उसमें सिलेबस का बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन खास करके जब बिहार बोर्ड की बात करता हूं बेटा, तो यहां मैं कहता हूं बच्चों को कि थोड़ा सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोविड जब से आया, कोरोना जब से आया, तब से आप लोगों को पता होगा कि पहले एनसीईआरटी अगर इतना मोटा हुआ करता था, तो एनसीईआरटी को पतला कर दिया गया, यानी कुछ कुछ टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिया गया। लेकिन बिहार बोर्ड अब भी इसी मोटे वाले सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसी बार बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लो, कि कंडक्टर जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितना होगा उसे प्रूव करिए। यह प्रूव करने के लिए आया था फिजिक्स में, जबकि ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन, और पहला चैप्टर में ना एनसीईआरटी हटा दिया ये टॉपिक, फिर भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार बोर्ड का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जैक्ट पुराना जो एनसीईआरटी में जो जो चीजें पढ़नी है
उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 15 नंबर जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो अब हटा दिया। अब नया एनसीईआरटी जो भी बच्चा लोग बुक से खरीदता है, दुकान से खरीदता है, उसमें 15 चैप्टर मिलता ही नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। जबकि बिहार बोर्ड में उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, जबकि एनसीईआरटी में 14 चैप्टर ही मात्र है। तो कहने का मतलब यह हुआ बेटा जी कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी पुराने सिलेबस से, और उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो जो भी ओल्ड वाले शिक्षक है जो पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको सिलेबस पता है। जो 6-7 साल से पढ़ा, जैसे हम ही लोग की बात करें तो 8-9 साल से पढ़ा रहे, तो हम लोग को पता अच्छे से कि क्या बिहार बोर्ड में पूछता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जहां भी शिक्षक है उनसे सिलेबस मांग लीजिए। और नहीं तो एक तरीका और हो सकता है ना कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे सिलेबस कभी कभी वो देता, आप जाएं तो वहां प्रिंट आउट करवा सकते हैं, लेकिन ढूंढना काफी मुश्किल है ना। तो आप एक बार सिलेबस आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहिएगा ना तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, आप बोलिएगा तो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसलिए प्रिंट आउट होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए कई बार शिक्षक से ना भी कोई टॉपिक छूट जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर की अगर बात करूं तो बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड में पहले पढ़ना था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है, हटा दिया। मतलब कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, हटा दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना भाई कि बिहार बोर्ड में वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ना है, और जब आपको पता रहेगा तब तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या बोल रहा हूं। तो आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक टीचर से भी ना छूटे। तो आप ये जरूर कर लीजिएगा बेटा, जहां भी शिक्षक से पढ़ रहे होंगे सिलेबस का टॉपिक मंगा लीजिए। अगला है क्या कि सारे विषयों पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। और ये हम लोग का तजुर्बा है बेटा जी, शुरू से ही ये चीज हम देखते आ रहे हैं, इनिशियल स्टेज से देखते आ रहे हैं क्या कि बच्चा लोग ना जब नवंबर दिसंबर पार हो जाता है तब जाके जागेगा सर हिंदी इंग्लिश बच गया। अरे भाई, अगर 100 नंबर फिजिक्स पूछ रहा है तो 100 नंबर हिंदी भी तो पूछ रहा है, 100 नंबर इंग्लिश में भी तो पूछ रहा है भाई साहब आपका। तो अगर ऐसा पूछ रहा है बेटा जी, तो क्यों ना हम सारे सब्जेक्ट पे अभी से ध्यान दें। समझ में आ रही है बात। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम जो पड़ेगा उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, वो तो सारे विषयों से पूछेगा, हिंदी इंग्लिश सबसे। इसलिए हिंदी इंग्लिश पे भी प्रॉपर ध्यान देना है आपको। ज्यादा नहीं, सप्ताह में 1 ही दिन समय दीजिए, 2 ही दिन समय दीजिए। आपको एटलीस्ट ये पता हो कि हिंदी में कितने बुक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, उसमें कहानियां क्या क्या पढ़नी है, कौन सा खंड है, पदखंड गदखंड, या जो चीजें भी पढ़नी होती है इंग्लिश में, जो जो पढ़ना होता है, ये तो एटलीस्ट आपको पता हो जाए। तो आपको सप्ताह में कम से कम 1 दिन या 2 दिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी से पूरे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो देखिएगा, समझिएगा, अगर मान के चलिए ना हिंदी और इंग्लिश की बात करूं और दोनों मिला के आपका 50 नंबर भी अगर ज्यादा आ गया, 25 इसमें 25 इसमें, अगर साल भर ध्यान देते 50 नंबर, समझते हैं कितना परसेंट, 10% आपका बढ़ गया। जो 70% आपका आना था हिंदी इंग्लिश में ध्यान देने से 80% आपका नंबर हो जाएगा। जो 80% या 75% होना था, ये 85% नंबर हो जाएगा। तो अब आप इस बात का समझिए कि कितना आपके लिए हिंदी इंग्लिश ये सारे विषयों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटा। तो ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो देखिए आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य, सिलेबस का गोल। क्या ना, देखिए स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है ना कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पास तो 12 महीने है सिलेबस खत्म करने के लिए। जिस भी क्लास में, अगर 12th में है तो उन्हें लगता है कि हमें 12 महीने सिलेबस खत्म करने का समय मिलेगा। नहीं भाई, आपके पास फेस्टिवल है, आपके पास कभी तबियत खराब हो गया, आपका प्री बोर्ड हो गया, आपका सेंटअप एग्जाम हो गया, आपका और भी चीज हो गई, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, कभी छुट्टी हो गया, कभी बरसात हो गया, कभी फैमिली के यहां जाना हो, कभी आपका बर्थडे हो गया, कभी पार्टी हो गया। खूब आपके पास पढ़ने के लिए बेटा 9 महीना मिलता है, और आपको 9 महीना के अनुसार ही अपना गोल सेट करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा 12th वालों को कहता हूं, और मैं करवाता भी हूं, कि भाई आपको अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर लेना बेटा। अक्टूबर में हर हाल में लास्ट तक सिलेबस खत्म करना, उसके बाद क्रैश कोर्स करिए या रिवीजन करिए। लेकिन सही पढ़ने का तरीका यही है कि आपके पास गोल सेट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, कि सर हमें अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। क्योंकि अक्टूबर के बाद समय भी नहीं मिलता, नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर से सेंटर प्रैक्टिकल ये सब होना शुरू हो जाता है, तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आप उन्हीं सब चीजों में कभी प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो मोटा मोटा, कभी कुछ और कर रहे हो, कभी कुछ और करो, उसी में उलझ के रह जाइएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा कि आपका गोल सेट बढ़िया हो। और एक जो बच्चा गलती करता है, आजकल जो ट्रेंड चला है कि बच्चे ना पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेते और उसी से पढ़ लेते। भाई साहब पता है ये कब काम देगा? जब आप अंतिम समय में एग्जाम का आ गए तब आप पीडीएफ से पढ़िएगा। अभी आपके पास अगर साल भर समय है तो क्यों पीडीएफ से पढ़ना? खुद का नोट्स क्यों नहीं बनाना? जब आप खुद का नोट्स बनाते हैं ना, ऐसे करके कॉपी में लिखते हैं ना, तो एक एक शब्द जो आप कॉपी में लिखते हैं, वो एक एक वर्ड आपके दिमाग में बेटा छपता है, आपके दिमाग में प्रिंट आउट होता है वो, और आपको लंबे समय तक याद रहता है। आप पीडीएफ से, मैं ये नहीं करता हूं नहीं पढ़ो, लेकिन नोट्स खुद से बनाइए, नोट्स खुद का प्रिपरेशन करिए, खुद का तैयार करिए शुरू में। ऐसा नहीं कि अभी न्यू सेशन शुरू और अभी से ही धर के पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर बर्बाद हो जाओगे, अंतिम में कुछ भी याद नहीं रहेगा। और इन सब बच्चों का अक्सर शिकायत रहता है कि मनी सर पढ़ा हुआ भूल जाता। क्यों नहीं भूलोगे भाई? आपने सही ढंग से नोट्स बनाया खुद का? नहीं ना बनाया
तो इसलिए खुद का नोट्स बनाना है, ज्यादा पीडीएफ पे अभी नहीं जाना है, ठीक है। एक और रेगुलर रिवीजन। देखिए बेटा, एक चीज में बताऊं, रिवीजन तो रेगुलर रिवीजन हर कोई बोलते हैं कि रेगुलर रिवीजन करना, और करना भी चाहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन का मतलब कई बार लोगों को लगता है ना कि सिर्फ कॉपी निकाल के पलट के चीजों को पढ़ना। नहीं बेटा, उसको रेगुलर रिवीजन नहीं बोलते हैं। रेगुलर रिवीजन का मतलब होता है जैसे मैंने आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, एग्जांपल के लिए चलिए मैं फिजिक्स की बात करूं, 12th क्लास के फिजिक्स की, तो आपने गॉस थ्योरम पढ़ लिया है ना, तो आप गॉस थ्योरम को रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब नहीं कि कॉपी निकाल के नोट्स निकाल के पढ़ रहे हैं आप, ये नहीं होता है। रिवीजन करने का मतलब ये हुआ ना कि आप गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे व्हाट इज गॉस थ्योरम, या हिंदी में गॉस के प्रमेय को लिखे, या फिर गॉस के प्रमेय को यूज करके चीजों को सिद्ध करे, प्रूव करे। ये होता है रेगुलर रिवीजन का मतलब, कि उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अभी मैं कह रहा हूं, अगर आप मनी सर का ये बात मान लिए कि रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना, और क्वेश्चन जिस दिन प्रैक्टिस करने लगे आप नहीं भूलिएगा कभी भी, पढ़ा हुआ चीज आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो रेगुलर रिवीजन करना बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो क्वेश्चन कहां से मिलेगा, देखिए मैं एक फिजिक्स का बुक भी ला रहा हूं, लाऊंगा भी, आप लोगों को बताऊंगा भी, है ना। तो उसमें हर तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आगे मैं उसके बारे में हालांकि बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको रेगुलर रिवीजन करना है बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट और बचता है बेटा जो सबसे जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई साहब, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आपको पीछे साल का क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आईना होता है बेटा। वो मिरर देखते हैं ना, सुबह सुबह हम लोग चेहरा ऐसे करके और दिखाता है कि हम कैसे दिखने में लग रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही होता है। आपसे पीछे 10 साल का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो क्या जरूरी है कि एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और आज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा ना अच्छे से बढ़िया से, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बार कहता हूं कि जैसे सिलेबस डिफाइन होता है ना स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए कि साल भर में आपको ये पढ़ना है, और वैसे ही क्वेश्चन सेट करने वाले के पास भी सिलेबस डिफाइन होता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, इस टॉपिक से कम क्वेश्चन, इस टॉपिक से इतना परसेंट क्वेश्चन पूछना है। उनके पास भी डिफाइन होता है सिलेबस क्वेश्चन बेटा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा। तो ये भी बनाना, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट को आपको बेटा साल भर अभी से फॉलो करते चलना है, ठीक है। आपको प्रॉमिस करके आपका नंबर आएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि ब्रीच कोर्स, मनी सर ब्रीच कोर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप, हम आपके साथ। और एक चीज और कहूंगा बेटा, फोल्डेड हैंड से, कि देखिए इस वीडियो को ना अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, आपके शेयर की हमें जरूरत है, आपसे बोल भी रहा हूं। और बेटा जी पढ़ाई करिए। आप अगर अपने लिए नहीं ना पढ़ते हैं तो मम्मी पापा के लिए पढ़िए। अपने लिए आपको नहीं ना चाहिए कार, बंगला, गाड़ी, मम्मी पापा के लिए आप कमाइए। पेरेंट्स के लिए कम से कम कुछ ऐसा करिए ना कि उन्हें एक लगे कि हां, मेरा जो बेटा है ये इतना मेहनत किया। मतलब ऐसा है ना कि आपके नाम से ना आपके मम्मी पापा जाने जाए। जब आपके मम्मी पापा कहीं निकले तो बोले कि देख ले ये सोनू, अगर सोनू के मम्मी जा रहे हैं या सोनू के पापा जा रहे हैं। कुछ ऐसा करिए बेटा, मेहनत करिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, किसी भी क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से साल भर प्रण लीजिए, प्रण करिए कि हमें पढ़ना है, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितना एम रखे हैं कि अंतिम में आपको नंबर आना चाहिए। बाकी बेटा जी स्टेटस में लगाइएगा, जो नंबर बताए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। उसमें हमेशा मैं चीजों को भेजते रहता हूं। और मिलता हूं आप लोग इस अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।